तो आज के इस नए गहन विश्लेषण में सभी सुनने वालों का स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी चर्चा है ना, वो सॉफ्टवेयर विकास की दुनिया की एक बहुत ही पुरानी और काफी परेशान करने वाली समस्या पर आधारित है। और वो समस्या ऐसी है जिसे हर टेक बैकग्राउंड वाले इंसान ने कभी ना कभी झेला है। हाँ, मतलब जो भी लोग टेक इंडस्ट्री से जुड़े हैं वो उस पुराने जुमले को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। वो जो कहते हैं ना कि यार ये मेरे कंप्यूटर पर तो बिल्कुल सही काम कर रहा था, पता नहीं सर्वर पर जाकर क्यों क्रैश हो गया। हाँ, ये तो जैसे हर डेवलपर का तकिया कलाम रहा है। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा का मुख्य स्रोत एक काफी विस्तृत लेख है। इसका नाम है डॉकर रेवोल्यूशनाइजिंग मॉडर्न एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट थ्रू कंटेनराइजेशन। एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत है ये, है ना। तो आज का हमारा मिशन भी यही है, हमें ये समझना है कि कैसे डॉकर नाम की इस तकनीक ने जो ये पारंपरिक डिप्लॉयमेंट की दुनिया थी उसमें पूरी तरह से क्रांति ला दी, और वो जो एनवायरनमेंट ड्रिफ्ट की बीमारी थी उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। देखिए, ये शुरुआत करने के लिए एकदम सही बिंदु है, क्योंकि जब हम डॉकर की बात करते हैं ना, तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये कोई आम टूल नहीं है। बिल्कुल। ये केवल एक नया टूल या कोई कमांड लाइन इंटरफेस नहीं है, ये एक पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। मतलब सोचने का तरीका ही बदल गया। एकदम सही। आज हम सिर्फ ये नहीं जानने वाले कि डॉकर क्या है, वो तो टेक कम्युनिटी का बड़ा हिस्सा जानता ही है। हाँ, वो तो है। हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे इस तकनीक ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अर्थशास्त्र को, क्लाउड की दुनिया को और डेवऑप्स के पूरे दर्शन को फिर से परिभाषित कर दिया है। जो हमारी स्रोत सामग्री है वो इसी बात पर जोर देती है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से वातावरण की असंगति रही है, जिसे हम एनवायरनमेंट इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। हाँ, वही। अगर हम डॉकर से पहले के दौर को याद करें तो एक एप्लीकेशन को एक मशीन से दूसरी मशीन पर ले जाना किसी बुरे सपने से कम नहीं था, सच में। बिल्कुल। मतलब सोचिए, एक डेवलपर है जो उबंटू के किसी खास वर्जन पर काम कर रहा है, उसमें पाइथन या नोड का कोई स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल्ड है, कुछ खास लाइब्रेरीज भी हैं, और उसका कोड वहां एकदम मक्खन की तरह चल रहा है। हाँ। लेकिन जब वही कोड प्रोडक्शन सर्वर पर जाता है, जो शायद रेड हैट लिनक्स पर चल रहा हो या जहां लाइब्रेरीज के वर्जन अलग हों, तो बस एप्लीकेशन वहीं क्रैश हो जाता है। एकदम। और डॉकर से पहले इस समस्या को सुलझाने के लिए लोग शेफ या पपेट जैसे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो भी इस कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट को पूरी तरह रोक नहीं पाते थे। कोई ना कोई कमी रह ही जाती थी। तो यहीं पर सबसे दिलचस्प बात आती है, डॉकर ने ऐसा क्या किया। यहीं पर डॉकर ने अपनी सबसे बड़ी छाप छोड़ी। डॉकर इंक ने एक समस्या का समाधान कोई नया कॉन्फ़िगरेशन टूल बनाकर नहीं दिया। अच्छा। उन्होंने कंटेनराइजेशन के जरिए सॉफ्टवेयर को पैकेज करने का पूरा तरीका ही बदल डाला। तो ये कंटेनराइजेशन असल में है क्या, अगर हम बिना किसी भारी तकनीकी जार्गन के इसे समझने की कोशिश करें तो? स्रोत इसे बहुत अच्छे से स्पष्ट करता है। डॉकर ने एप्लीकेशन के कोड, उसकी रन टाइम एनवायरनमेंट, सिस्टम टूल्स, लाइब्रेरीज और सेटिंग्स, मतलब हर वो चीज जो सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जरूरी है। बिल्कुल, उन सभी चीजों को एक सिंगल और स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट में पैक कर दिया, और इसी छोटी सी पोर्टेबल यूनिट को हम कंटेनर कहते हैं। तो मतलब ये एक बॉक्स की तरह है जिसमें सब कुछ पैक है, चाहे मैं इसे अपने लोकल लैपटॉप पर चलाऊं, टेस्टिंग सर्वर पर चलाऊं या क्लाउड पर चलाऊं, ये हर जगह एक जैसा ही काम करेगा। 100%। और ये कंटेनर एक इम्यूटेबल आर्टिफैक्ट की तरह काम करता है। मतलब जो चीज एक बार बन गई वो बदलेगी नहीं। सही कहा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी तकनीकी पहलू है। कंटेनराइजेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये डॉकर से पहले भी लिनक्स की दुनिया में मौजूद था। हाँ, जैसे वो एलेक्सी या लिनक्स कंटेनर्स हुआ करते थे। बिल्कुल, वो लिनक्स के नेम स्पेसेस और कंट्रोल ग्रुप्स जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते थे। तो फिर डॉकर में ऐसा क्या खास था कि उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया? डॉकर से पहले इन तकनीकों का इस्तेमाल करना बहुत जटिल था। इसके लिए आपको सिस्टम लेवल की बहुत गहरी जानकारी होनी चाहिए थी। हर कोई नहीं कर सकता था उसे। बिल्कुल नहीं। डॉकर का असली जादू यह था कि उसने इस पूरी जटिलता को एक बहुत ही सुलभ और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के पीछे छिपा दिया। एक तरह से उसने इसे आम डेवलपर्स के लिए आसान बना दिया। हाँ, उसने डॉकर इमेज का एक मानकीकृत फॉर्मेट तैयार किया, जिससे किसी भी डेवलपर के लिए कंटेनर बनाना, उसे शेयर करना और रन करना बच्चों का खेल हो गया। इसने कंटेनराइजेशन का लोकतंत्रीकरण कर दिया। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम अलग थलग वातावरण या आइसोलेशन की बात करें
तो हमारा स्रोत वर्चुअल मशीनों और डॉकर कंटेनर्स के बीच के तकनीकी अंतर पर काफी जोर देता है। ये तुलना बहुत जरूरी है समझने के लिए। क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय तक वर्चुअल मशीनों का ही दबदबा रहा है। हाइपरवाइजर के जरिए एक ही फिजिकल सर्वर पर कई वर्चुअल मशीनें चलाई जाती थीं। बिल्कुल ऐसा ही होता था। तो फिर कंटेनर्स ने इस स्थापित व्यवस्था को कैसे चुनौती दी? ये कैसे अलग है वर्चुअल मशीनों से? इस अंतर को समझने के लिए हमें थोड़ा आर्किटेक्चर के स्तर पर जाना होगा। देखिए, जो पारंपरिक वर्चुअल मशीनें होती हैं वो हार्डवेयर लेवल पर वर्चुअलाइजेशन करती हैं। मतलब? इसका मतलब है कि एक सर्वर पर चल रही हर वर्चुअल मशीन के अंदर एक पूरा का पूरा अपना गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओहो, तो अगर एक सर्वर पर 10 वर्चुअल मशीनें चल रही हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है 10 अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एक साथ चलना। ये तो बहुत भारी हो जाएगा सिस्टम के लिए। बिल्कुल, ये प्रक्रिया सिस्टम की मेमोरी, सीपीयू और स्टोरेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को चालू रखने में ही खर्च कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ डॉकर कंटेनर्स हैं। हाँ, डॉकर कंटेनर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर वर्चुअलाइजेशन करते हैं। यानी वे अपना खुद का कोई भारी भरकम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लेके नहीं चलते। एकदम सही पकड़ा आपने। कंटेनर सीधे तौर पर उस मशीन के होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर को साझा करते हैं, जिसे कर्नल कहते हैं। हाँ, उसी कर्नल को साझा करते हैं जिस पर वे चल रहे हैं। वे केवल उन्हीं फाइल्स और लाइब्रेरीज को पैक करते हैं जो सिर्फ उस एप्लीकेशन के लिए जरूरी हैं। इसीलिए ये कंटेनर वर्चुअल मशीनों की तुलना में बहुत हल्के होते हैं। बिल्कुल। जहां एक वर्चुअल मशीन का साइज कई गीगाबाइट्स में होता है, वहीं एक डॉकर कंटेनर का साइज केवल कुछ मेगाबाइट्स हो सकता है। ये तो संसाधनों का बहुत ही कुशल उपयोग है। इसी एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन की वजह से संगठन अब उसी हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कहीं अधिक एप्लीकेशन चला सकते हैं। और क्योंकि इन्हें पूरा ओएस बूट नहीं करना पड़ता, इसलिए ये लगभग तुरंत शुरू हो जाते हैं। तेज शुरुआत, मिली सेकेंड्स में। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही गंभीर सवाल आ रहा है, और मैंने देखा है टेक कम्युनिटी में अक्सर इस पर बहस भी होते हैं। किस बारे में? सुरक्षा के बारे में। अगर कंटेनर्स होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के उसी एक कर्नल को साझा कर रहे हैं, तो क्या ये सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? ये एक बहुत ही शानदार और प्रासंगिक तकनीकी सवाल है। क्योंकि वर्चुअल मशीनों में तो हार्डवेयर लेवल का आइसोलेशन होता है। अगर एक वर्चुअल मशीन में कोई हैकर घुस भी जाए तो बाकी सिस्टम सुरक्षित रहता है। लेकिन डॉकर में अगर कोई हमलावर एक कंटेनर के जरिए उस शेयर्ड कर्नल तक पहुंच जाए तो वो उस सर्वर पे चल रहे बाकी सभी कंटेनर्स को भी प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल। इसका सीधा जवाब है हाँ। सैद्धांतिक रूप से वर्चुअल मशीनें डॉकर कंटेनर्स की तुलना में अधिक स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन प्रदान करती हैं। तो फिर इंडस्ट्री ने सुरक्षा जोखिम को इतनी आसानी से स्वीकार क्यों कर लिया? क्योंकि जो फायदे इसके बदले में मिलते हैं ना, वे इस जोखिम की तुलना में बहुत बड़े हैं। डॉकर इस आइसोलेशन के लिए लिनक्स के नेम स्पेस पर निर्भर करता है, जो प्रक्रियाओं को अलग रखता है, और सी ग्रुप्स पर, जो सीपीयू और रैम की खपत को नियंत्रित करता है। मतलब सुरक्षा के उपाय तो हैं उसमें। हाँ, हालांकि ये सॉफ्टवेयर लेवल आइसोलेशन ज्यादातर एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए पर्याप्त सुरक्षित है, लेकिन ये अभेद्य नहीं है। अगर कर्नल में ही कोई कमजोरी है तो कंटेनर ब्रेकआउट का खतरा रहता है। फिर भी लोग इसे अपना रहे हैं क्योंकि कंटेनर्स का हल्कापन और वो जो तेज शुरुआत की हमने बात की, वो गेम चेंजर हैं। हार्डवेयर की लागत में भारी कमी आती है, और सुरक्षा के लिए आज की आधुनिक डेवऑप्स टीम्स सख्त एक्सेस कंट्रोल और इमेज स्कैनिंग का इस्तेमाल करती हैं ताकि कर्नल लेवल के हमलों को रोका जा सके। ये समझौता समझ में आता है। डिप्लॉयमेंट की अविश्वसनीय गति इसका सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल। अब बात करते हैं आधुनिक सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया की, जिसे कंटेनर्स इंटीग्रेशन और कंटेनियस डिप्लॉयमेंट यानी CI/CD पाइपलाइन कहा जाता है। ये डॉकर का सबसे मजबूत पक्ष है। हाँ, हमारा स्रोत स्पष्ट करता है कि डॉकर ये सुनिश्चित करता है कि डेवलपमेंट, टेस्टिंग, स्टेजिंग और प्रोडक्शन हर जगह वातावरण एक समान रहे। बिल्कुल। तो मैं ये समझना चाह रही थी कि डॉकर का इस CI/CD पाइपलाइन के साथ एकीकरण वास्तव में कैसे काम करता है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमें इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की अवधारणा को समझना होगा। डॉकर से पहले जब कोड तैयार होता था तो उसे सर्वर पर भेजा जाता था, और फिर सर्वर को उस कोड के हिसाब से अपडेट किया जाता था। और इस प्रक्रिया में मानवीय गलती की पूरी गुंजाइश होती थी। हाँ, कोई ना कोई निर्भरता छूट जाती थी। डॉकर ने इस पाइपलाइन को पूरी तरह से ऑटोमेट कर दिया। अब जब कोई डेवलपर कोड कमिट करता है तो जेंकिंस या गिटहब एक्शन जैसे सिस्टम स्वचालित रूप से एक नई डॉकर इमेज बना देते हैं। और ये डॉकर इमेज ही वो अंतिम चीज है जो पूरी पाइपलाइन से गुजरेगी? सटीक।
वही एक इमेज टेस्टिंग वातावरण में जाती है। अगर ऑटोमेटेड टेस्ट पास हो जाते हैं तो ठीक वही इमेज स्टेजिंग में जाती है, बिना किसी इंसानी दखल के। हाँ, और अंततः वही इमेज बिना किसी बदलाव के प्रोडक्शन सर्वर पर लाइव कर दी जाती है। क्योंकि इमेज के अंदर का वातावरण बिल्कुल नहीं बदलता, इसलिए अचानक आने वाली कमियों या अनएक्सपेक्टेड एरर्स की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। यही कारण है कि डिप्लॉयमेंट के समय होने वाला तनाव अब खत्म हो गया है, और अगर प्रोडक्शन में कोई बग आ भी जाए तो पुरानी डॉकर इमेज को वापस रोल बैक करना केवल कुछ सेकंड्स का काम है। ये विश्वसनीयता ही वो कारण है जिससे आज की बड़ी टेक कंपनियां दिन में सैकड़ों या हजारों बार नए डिप्लॉयमेंट्स कर पाती हैं। बिल्कुल कर पाती हैं। अब अगर हम व्यवहारिक दुनिया की बात करें कि ये सब कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारी स्रोत सामग्री में इसके कुछ बेहद महत्वपूर्ण उपयोग बताए गए हैं। हाँ, स्रोत में 5 मुख्य उपयोगों का विवरण है, जिसमें सबसे प्रमुख है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। मुझे लगता है कि डॉकर के बिना माइक्रो सर्विसेज को इतने बड़े पैमाने पर लागू करना शायद संभव ही नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो एप्लीकेशन मोनोलिथिक तरीके से बनाए जाते थे, मतलब एक बहुत बड़ा और भारी भरकम कोड बेस। आज इसमें यूजर इंटरफेस, डेटाबेस कनेक्शन, बिजनेस लॉजिक सब कुछ एक ही जगह गुंथा हुआ होता था। समस्या ये थी कि अगर केवल पेमेंट गेटवे में कोई छोटा सा बदलाव करना है तो पूरे के पूरे विशाल एप्लीकेशन को दोबारा टेस्ट और डिप्लॉय करना पड़ता था। माइक्रो सर्विसेज ने इसी बड़े सिस्टम को छोटी और स्वतंत्र सेवाओं में तोड़ दिया। और यहीं डॉकर की असली ताकत सामने आती है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में हर छोटी सेवा अपने खुद के डॉकर कंटेनर में चल सकती है। बिल्कुल। इसका अर्थ है कि लॉगिन सर्विस को पेमेंट सर्विस से पूरी तरह अलग रखा जा सकता है। तो अगर लॉगिन सर्विस पर अचानक बहुत भारी ट्रैफिक आ जाए तो पूरे सिस्टम को स्केल करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल उस विशिष्ट लॉगिन कंटेनर की नई प्रतियां बनाई जा सकती हैं। ये तो बहुत ही शानदार है। और दूसरा उपयोग क्या है? इस प्रक्रिया ने दूसरे बड़े उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया, जो है क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन। हाँ, आज का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तो मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड की दिशा में ही बढ़ रहा है। और डॉकर कंटेनर्स की सबसे बड़ी खासियत उनकी पोर्टेबिलिटी है। एक बार जो कंटेनर बन गया, वो Amazon वेब सर्विसेज हो, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर हो, गूगल क्लाउड हो या आपका कोई स्थानीय डेटा सेंटर हो, वो हर जगह बिल्कुल समान रूप से चलेगा। इससे संगठनों को वेंडर लॉक-इन से बचने में बहुत मदद मिलती है। बिल्कुल, और ये पोर्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा आर्थिक लाभ भी है। स्रोत सामग्री में एक और दिलचस्प उपयोग डेवऑप्स और ऑटोमेशन का बताया गया है। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। डेवऑप्स मूल रूप से डेवलपमेंट और ऑपरेशंस टीम्स के बीच की दीवार को गिराने की संस्कृति है। और डॉकर ने इस वैचारिक संस्कृति को एक तकनीकी आधार प्रदान किया। एकदम सही। डॉकर फाइल के माध्यम से, जो कि एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड है, डेवलपर्स अब ये कोड में ही परिभाषित कर देते हैं कि उनके एप्लीकेशन को किस तरह के सर्वर वातावरण की आवश्यकता है। तो जो पुरानी लड़ाई थी ना कि डेवलपर्स ने कोड लिखकर ऑपरेशंस टीम को दे दिया और फिर समस्या आने पर दोनों एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं, वो खत्म हो गई। डॉकर ने इस खाई को भर दिया। अब डेवलपर जो डॉकर इमेज बनाता है, ऑपरेशंस टीम उसी इमेज को सीधा रन करती है। दोनों टीमें एक ही सत्य के स्रोत पर काम कर रही होती हैं। इससे न केवल डिप्लॉयमेंट की गति बढ़ती है, बल्कि दोनों टीमों के बीच समन्वय का एक नया स्तर स्थापित होता है। और जब समन्वय की बात आती है तो तेज डीबगिंग और क्वालिटी एश्योरेंस का पहलू भी तो है, जो कि चौथा मुख्य उपयोग है स्रोत के अनुसार। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे हताश करने वाला काम प्रोडक्शन में आने वाले बग्स को अपनी लोकल मशीन पर रिप्रोड्यूस करना होता है। सच में वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। लेकिन डॉकर के साथ एक क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर या डेवलपर बस प्रोडक्शन में चल रही उसी सटीक डॉकर इमेज को अपनी मशीन पर कुछ सेकंड में स्पिन अप कर सकता है। वातावरण का कोई अंतर होता ही नहीं है, इसलिए समस्या की जड़ तक पहुंचना बहुत तेज और सटीक हो जाता है। और पांचवा उपयोग क्या बताया गया है? अंत में स्रोत वेब सर्विसेज और एपीआई को स्केल करने की बात करता है। आधुनिक वेब एप्लीकेशंस अक्सर ऐसे ट्रैफिक पैटर्न का सामना करते हैं जिसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है। जैसे किसी ई-कॉमर्स साइट पर सेल के दौरान ट्रैफिक में भारी उछाल आ जाना। बिल्कुल। चूंकि डॉकर कंटेनर बहुत हल्के होते हैं और मिली सेकेंड्स में शुरू हो सकते हैं, इसलिए एप्लीकेशन को हॉरिजॉन्टल रूप से स्केल करना बेहद आसान हो जाता है। ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स के साथ मिलकर जैसे ही ट्रैफिक बढ़ता है, सिस्टम स्वचालित रूप से नए कंटेनर्स बना देता है और ट्रैफिक कम होने पर उन्हें नष्ट कर देता है। संसाधनों का ऐसा डायनामिक प्रबंधन पारंपरिक सर्वर मॉडल में कल्पना से भी परे था। तो इस पूरी तकनीकी और विश्लेषणात्मक चर्चा को समेटते हुए अगर ये पूछा जाए कि इस सब का आखिर मतलब क्या है,
निष्कर्ष तो स्पष्ट है कि डॉकर ने एप्लीकेशन बनाने, तैनात करने और प्रबंधित करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। पूरी तरह से। जो संस्थाएं डॉकर अपनाती हैं, उन्हें तेज डिप्लॉयमेंट साइकिल, बेहतर परिचालन दक्षता और विश्वसनीयता का सीधा फायदा मिलता है। डॉकर ने उस जटिलता को अमूर्त कर दिया है जो दशकों से सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट को धीमा किए हुए थी। और पता है, इस अमूर्तीकरण के विचार से एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल पैदा होता है। वो क्या? देखिए, अगर डॉकर कंटेनरों ने सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से और यहाँ तक कि अंतर्निहित ऑपरेटिंग सिस्टम की विशिष्टताओं से पूरी तरह स्वतंत्र बना दिया है, तो क्या भविष्य में भौतिक हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्व पूरी तरह खत्म हो जाएगा? ये तो एक ऐसा परिदृश्य जो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। लेकिन तकनीकी रूप से हम उसी दिशा में तो बढ़ रहे हैं। जरा विचार करें, क्या आने वाले समय में डेवलपर्स को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि पर्दे के पीछे कौन सी मशीन काम कर रही है? हाँ, क्योंकि अगर हर एप्लीकेशन एक मानकीकृत कंटेनर में पैक्ड है जो कहीं भी चल सकता है, तो जहां कंटेनर्स को बस डिप्लॉय कर दिया जाएगा और वो उस ग्रिड में मौजूद किसी भी अनजान हार्डवेयर पर खुद ब खुद चलने लगेंगे। बिना इस बात की चिंता किए कि वो हार्डवेयर कहाँ स्थित है या उस पर कौन सा सिस्टम चल रहा है। हार्डवेयर का केवल एक अनाम और अदृश्य संसाधन बनकर रह जाना और सॉफ्टवेयर की स्वतंत्रता का अपनी चरम सीमा पर पहुंचना, ये तकनीक के भविष्य को लेकर एक बहुत ही रोमांचक और शायद थोड़ा विचलित करने वाला विचार है। बिल्कुल। क्या हम उस युग के मुहाने पर खड़े हैं जहां मशीनें केवल एक मूक और अदृश्य दर्शक रह जाएंगी? इस अदृश्य ग्रिड के विचार पर गहराई से सोचना निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं के लिए एक दिलचस्प मानसिक व्यायाम होगा। जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं, वे इस पर जरूर विचार करें। इसी विचार के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान की इस खोज और विश्लेषण को आगे भी जारी रखें। अगले गहन विश्लेषण में एक नए और चुनौतीपूर्ण विषय के साथ फिर मिलेंगे।